नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। सबसे पहले खबर वाराणसी से, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद परिषद का कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे और वीडियोग्राफी जारी है। इसका विरोध मुस्लिम पक्ष कर रहा है। ज्ञानवापी के बाहर सर्वे और वीडियोग्राफी के विरोध में नारेबाजी और हंगामा किया जा रहा है। मस्जिद पक्ष सर्वे नहीं कराने को लेकर अड़ा है। वहीं एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के बल को भी स्टैंड बाय कर दिया गया है। तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो चुका है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के विरोध में मस्जिद के बाहर नारेबाजी की गई। जब वहां पर वकील पहुंचे, कमिश्नर पहुंचे, उस दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग मौजूद थे और उन्होंने जैसे ही ये टीम पहुंची सर्वे के लिए, उसके बाद वहां पर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई सर्वे हो, इसीलिए मस्जिद के बाहर भारी संख्या में जो लोग मौजूद हैं वो नारेबाजी करने लगे। हालांकि एहतियात के तौर पर पहले से ही लगातार सुबह से हम खबरें भी आपको दिखा रहे थे कि मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मस्जिद को बाकायदा जो होर्डिंग्स है उसे ढक दिया गया कि कोई परिस्थिति ना बने, और अभी भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। हमारे संवाददाता अभिषेक झा फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, इस वक्त क्या स्थिति है, खबर क्या है ताजा? बता दूं कि अंदर कमीशनिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अजय कुमार मिश्रा जो अधिवक्ता कमीशन के कमिश्नर है, अधिवक्ता कमिश्नर, उनकी तरफ से सभी जो वादी और प्रतिवादी हैं उनके साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से एडीएम प्रोटोकॉल और अन्य जो बड़े अधिकारी हैं वो साथ में गए हैं मस्जिद के अंदर, और जो श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों का जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का आदेश दिया गया था अब उसका पालन कराया जा रहा है। अगर मस्जिद और मंदिर के परिसर के बाहर का बताया जाए, सड़क का हाल बताया जाए, तो सड़कों पर जगह जगह लोग इकट्ठा है, अलग अलग गुट बना करके मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा है। पुलिस कर्मी भी यहाँ मौजूद है। बार बार पुलिस जो है उन लोगों को खदेड़ करके दूर तक लेके जाती है, फिर धीरे धीरे करके वो इकट्ठा होते हैं। तो ये एक चूहे बिल्ली का खेल जो है वो लगातार मंदिर और मस्जिद परिसर के बाहर लगातार चल रहा है, और अंदर में अगर कहा जाए तो अंदर में कमीशन की कार्रवाई वो शुरू हो गई है। जी अभिषेक, कोर्ट का आदेश, सर्वे हो रहा है, तो इतना ऐतराज क्यों 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 ये लोग नहीं चाहते सर्वे हो? निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुकदमा है, इस मुकदमे की तकनीकी के पीछे लोग कोई नहीं जाना चाह रहे हैं। मुकदमा ये है कि राज्य सरकार वर्सेज रेखा शर्मा व अन्य महिलाएं, यानी कि इसमें कहीं भी मुस्लिम पक्षकार है ही नहीं, या ज्ञानवापी मस्जिद के जो मस्जिद कमेटी है, अंजुमन इंतजामिया कमेटी, वो कहीं से भी पक्षकार नहीं है। लेकिन बावजूद उसके चूंकि कुछ हिस्सा ऐसा माना जा रहा है कि श्रृंगार गौरी का कुछ हिस्सा मस्जिद और रेड जोन के अंदर में आता है, उसी की वीडियोग्राफी हो रही है और उसी का विरोध लगातार अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से किया जा रहा था। हालांकि अगर पक्ष की बात की जाए तो ये पूरी तरह से रेखा शर्मा और जो अन्य 4 महिलाएं हैं वर्सेस राज्य सरकार का मामला है, और राज्य सरकार की दलीलों को बाकायदा कोर्ट ने खारिज किया है। उसके अलावा अंजुमन इंतजामिया कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी इसके खिलाफ, और वो भी उसको भी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद ये कमिश्निंग की कार्रवाई की जा रही है वादी प्रतिवादियों के सामने में। उसके बावजूद ये विरोध हो रहा है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो एक मंदिर मस्जिद और जो हिंदू मुसलमान का जो एक इश्यू रहता है वो इश्यू कहीं ना कहीं गरमाता जा रहा है। और अभी अगर सड़क की हालत बताएं तो मस्जिद के बाहर जो सड़क है, जो बदलिया से लेकर मैदान के बीच का जो मुख्य मार्ग है, वहाँ पे लोगों की आवाजाही को तो नहीं रोका गया है, लेकिन ट्रैफिक को रोका गया है। लोग पैदल ही आना जाना कर रहे हैं। अच्छा अभिषेक, ठीक है, आप कह रहे हैं वहां पर नारेबाजी की गई, दिखा भी रहे हैं, और महिला ने नमाज पढ़ी। वो तस्वीरें जरा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, फिर लौटते हैं आपके पास, उस पर हम जरूर आपसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए अभिषेक मेरे साथ। तो ज्ञानवापी परिषद में कमीशन के सर्वे से पहले, यानी थोड़ी देर पहले, महिला ने नमाज पढ़ी है, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने बयान जारी किया। जारी बयान में नमाज पढ़ने वाली महिला को मानसिक रूप से बीमार बता दिया गया। साथ ही बताया गया कि किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है। पूछताछ करने और जांच करने में महिला के बैग से कई मेडिकल रिपोर्ट मिले हैं। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं वाराणसी से, अभिषेक झा। अभिषेक, हमने सुबह वो तस्वीरें भी दिखाई थी, और अब क्योंकि पुलिस बयान सामने आया है और मेडिकल और जो भी उसके बैग में मिले हैं, क्या है ये पूरा माजरा? क्या जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महिला बीमार है, या वाकई में ऐसा था?
देखिए, जो बताया जा रहा है वो उसके बैग से जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पे बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है। एक डॉक्टर अजय कुमार सिंह का नाम बताया जा रहा है जो जैतपुरा इलाके के हैं और वहां से उस महिला का इलाज चल रहा है। ऐसा पुलिस को जो अभी दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पे कहा जा रहा है। लेकिन यहीं पे सवाल कई खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये महिला मानसिक रूप से बीमार है तो आखिर इसी दिन और इसी समय पर, बिल्कुल अभिषेक, ठीक उस वक्त जब कमीशन की कार्रवाई होनी थी, नमाज के लिए लोग अंदर जा रहे थे, ठीक उसी वक्त आकर के वो सड़क पे मंदिर के जो गेट नंबर 4 है उसके ठीक सामने आकर के वो नमाज पढ़ना शुरू करती है। उसके पास बैग होता है, साथ ही साथ वो एक भारत का झंडा भी साथ में लेकर के आती है, बाकायदा झंडा को वो रखती है वहां पर। यानी कि ये सारी चीजें कोई एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति तो कतई नहीं कर सकता है। अब ये इसमें जांचने वाली बात है, उस डॉक्टर से भी पूछताछ होगी कि आखिर इसे कौन सी बीमारी थी, या इस एंगल से भी जांच की जाएगी कि क्या इस महिला को बरगला करके समझा करके लाया गया था और एक विरोध स्वरूप, एक प्रदर्शन करने के विरोध के स्वरूप इस महिला का इस्तेमाल किया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर जांच होगी। लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं, दस्तावेज के आधार पर बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है और इसीलिए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईपीसी की धारा में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के ऊपर में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। उसे बल्कि मानसिक जो चिकित्सालय होता है वहां भेजा जाता है इलाज के लिए। तो निश्चित तौर पे जो सवाल उठे हैं कि आखिर आज का ही दिन क्यों और आज का ही समय क्यों, ये बड़े सवाल हैं। अगर वो महिला मानसिक रूप से बीमार है तो आखिर उसके पास इतनी समझ कहां से आई कि आज ही के दिन वो आकर के पढ़ने लगी। उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, कई दिनों से बीमार बताई जा रही है, पहले उसने ये हरकत क्यों नहीं की। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब खंगालना अभी बहुत जरूरी है और वाराणसी पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और महिला को उसने हिरासत में लिया हुआ है और तमाम पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, ये सवाल उठना लाजमी है कि भगवा रंग में पहुंच जाना, फिर वहां पर झंडा आप कह रहे रखना, उसके बाद बाकायदा अपने बचाव के लिए हथियार पहले से बैग के अंदर है महिला के, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कोई जाए और बैग के अंदर मेडिकल रिपोर्ट भी हो कि भाई हमारा इलाज चल रहा है। निश्चित तौर पे जो सवाल उठ रहे हैं कि बैग के अंदर में मेडिकल रिपोर्ट और दवाइयों की पर्चियां, और वो भी 26 फरवरी और 29 अप्रैल, यानी कि अगर इन तारीखों को आप देखें तो इसकी प्लानिंग कहीं ना कहीं फरवरी वो महीना था जब कमिश्निंग की कार्रवाई पर अदालत ने अपना आदेश जारी किया था और ये तय माना जा रहा था कि अप्रैल में होगी। और उसी के बाद से आप देखिए कि 2 पर्चियां मिलती हैं, उन पर्चियों पर बाकायदा दवाइयों के नाम लिखे होते हैं और बिल्कुल साधारण सी पर्ची है, मात्र 2 दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं। निश्चित तौर पर इस पर कोई मेडिकल जो एक्सपर्ट होगा वही बता सकता है बेहतर कि किस तरीके का इलाज किया जा रहा था, क्या बीमारी थी, क्या इस महिला की इतनी अपनी समझ नहीं थी कि उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करने जा रही है, या किसी ने बरगलाया है, या वाकई वो बीमार है। इन तमाम पहलुओं की जांच होनी है। लेकिन जो टाइमिंग है वो टाइमिंग महत्वपूर्ण है कि आखिर कोई मानसिक बीमार व्यक्ति, बिल्कुल सर्वे होना है, सर्वे के पहले उसी जगह पर जाकर नमाज पढ़ना। आखिर क्या वाकई में मानसिक रूप से बीमार है महिला या सिर्फ नाटक किया जा रहा है, ये तमाम बातें जांच का विषय है। शुक्रिया अभिषेक झा, आपने जो जानकारी हम तक पहुंचाई। और अब बात करते हैं सीएम योगी की। अयोध्या गए सीएम योगी ने मलिन बस्ती का दौरा किया और दलित परिवार के घर पर भोजन भी किया। सीएम योगी ने जिस दलित परिवार के बसंती के घर पर भोजन किया उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या दौरे पर थे सीएम योगी और दलित परिवार के घर पर पहुंचे, जमीन पर बैठकर एक आम इंसान की तरह जमीन पर बैठकर ही दलित परिवार के साथ भोजन भी किया। पीएम आवास योजना के लाभार्थी परिवार है, बसंती नाम इस महिला का, आप देख भी सकते हैं। महिला भी सीएम के साथ ही बैठी हुई है और भोजन कर रही है और सीएम को अपने बीच पाकर ये लोग काफी खुश नजर आए। बेगमपुरा इलाके में जो बसंती है लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको लाभ मिला उनका। वहीं अयोध्या दौरे पर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान सीएम योगी ने एक बच्चे को दुलार भी किया है। ये देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अयोध्या दौरे पर जब सीएम योगी पहुंचे तो जो पोलियो की दवा है वो भी पिलाई गई। सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, औचक निरीक्षण किया और जो बच्चे थे उन्हें दुलार करते हुए भी नजर आए। सीएम योगी की दुलार की ये जो भी तस्वीर लोग देख रहे हैं को पसंद भी की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी की इस तरीके की तस्वीरें कई बार सामने आई है। जब भी बच्चों का कोई प्रोग्राम होता है वो दुलार प्यार करते हुए नजर आते हैं। अयोध्या दौरे पर गए सीएम योगी ने अशरफी भवन के पास विभीषण कुंड के प्राथमिक स्कूल का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में बच्चों की संख्या और व्यवस्थाओं की जानकारी ली और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के दावों की सच्चाई जानने के लिए बच्चों से संवाद किया और स्कूल व्यवस्थाओं और स्कूल यूनिफॉर्म मिलने की जानकारी ली।
सीएम ने शिक्षकों की गुणवत्ता जांचने के लिए बच्चों से पुस्तक भी पढ़वाई। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रशांत किशोर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है ये सभी को पता है, कौन क्या बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व केवल सत्य का है। सीए पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये केंद्र का निर्णय है, पर सबसे बड़ी बात कोरोना काल में लोगों की रक्षा करना है। बिजली संकट पर बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। तो आप सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितना काम किया गया है। तो इन सब चीजों का तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि खुद ही करिए। लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कोई क्या बोला है उसका हम जवाब दें, लेकिन ये तो आप खुद जानते ही हैं, तो आप ही लोग बता दीजिए, जवाब दें। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राजनीति के आपराधिकरण और जातिवाद के लिए कांग्रेस और राजद को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 90 के दशक से पहले कांग्रेस नेता बदमाशों से बूथ लूटने का काम करवाते थे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बाद में बूथ लुटेरे सोचने लगे हम बूथ क्यों लूटे, इससे अच्छा है कि हम खुद विधायक सांसद बन जाएं। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि लालू के राज में किसी भी समाज का गुंडा मवाली के विधायक और सांसद बनने लगे। उन्होंने कहा कि 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहता था हम जाति के नाम पर समाज सेवा करेंगे, लेकिन ये लोग नेता बन गए। ऐसे लोगों ने राजनीति को धंधा बना दिया। 90 के दशक में लालू जी के राज में एक तबका आया, किसी भी समाज का गुंडा मवाली हो वह विधायक और सांसद बनना शुरू हो गया। 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहता था कि हम जाति के नाम पे समाज सेवा में आए, हमको कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद वो जाति का मीटिंग करेगा समाज सेवा के नाम पर और फिर नेता बन के उनको बेचने का काम करेगा। यह एक नया बिजनेस शुरू हुआ है। पहली बार है कि कोई राजनीतिक धंधेबाज है जिसका धंधा राजनीति हो वह अब आए हैं कि हम समाज के लिए काम करेंगे। राजनीतिक धंधेबाज हैं तो जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसे धंधा चलाना है, लेकिन यह एक अच्छा प्रयोग है कि जिसके लिए राजनीति धंधा हो वह राजनीति। पटना में खान और भूतल मंत्री जनक राम ने लालू प्रसाद यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव के समय गरीबों की कोई पूछ नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने गरीब को मंत्री बनने का मौका दिया। प्रशांत किशोर के बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 साल में बिहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मजदूर के बेटे हैं और आज वो मंत्री हैं। बिहार में परिवर्तन की वजह से दलित और शोषित परिवार में जन्म लेने वाला मंत्री बन गया है। CAA और NRC पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री जनक राम ने कहा कि बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। देश की 1 अरब 30 करोड़ जनता जो गरीबी जीवन जी रहा था, जो 2, 4, 5, 10 हजार के मुंह लाले पड़ा हुआ था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपया का कम से कम गोल्डन कार्ड जारी कर दिया। मुझे लगता है कि ये देश के और प्रदेश के गरीबों ने आशीर्वाद देता है देश के प्रधानमंत्री जी को कि धन्य है ऐसे गरीब के बारे में सोचने वाला कि जो 25-50 हजार रुपये के लाले पड़ता था, 5 लाख रुपया का साल का गोल्डन कार्ड जारी कर दिया। उसका भरपूर लोग, मुझे लगता है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो ये गरीब जवाब देती है। 5 साल के बाद जब जनता के बीच में लोग प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव में तो जनता मोदी जी के पक्ष में खड़ी नजर आती है। और अब यूपी की खबरों की तरफ एक बार फिर से रुक करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की दुकानें बंद, गलियों में भारी संख्या में लोग जुटे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मंदिर के पास की तस्वीरें जहां पर लोग भारी संख्या में जुटे हैं और पुलिस भी आप देख सकते हैं, पुलिस काफी संख्या में वहां पर मौजूद है। गलियों में भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं।
दुकानें भी बंद कर दी गई हैं। सबसे पहले इंडिया वॉइस ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। जब आप जाते होंगे तो अक्सर ये दुकानें जो हैं खुली रहती है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं पूरी की पूरी दुकानें बंद हैं, लोगों की भीड़ जुटी हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आज ही के दिन आपको बता दें कि ज्ञानवापी मंदिर परिषद का मामला भी सामने आया। मंदिर मस्जिद का जो सर्वे है वो किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये तस्वीरें, सारी दुकानें बंद हैं, लोग जुटे हुए हैं। हालांकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग तो काफी संख्या में नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दुकानें सुबह सुबह खुल जाया करती थी वो दुकानें पूरी तरीके से बंद है। आप देख सकते हैं जितनी भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की दुकानें हैं वो तमाम दुकानें यहाँ पर बंद हैं। पूरी खबर पर बात करते हैं, अभिषेक झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। अभिषेक, दुकानें क्यों बंद है? क्या ज्ञानवापी का ही मामला है या कुछ और? देखिए, जिस तरीके का माहौल है यहाँ पे, और माहौल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है, और जिस तरीके से कमीशन की टीम जब अंदर जा रही थी और दोनों पक्षों के वकील जब अंदर जा रहे थे तो उस वक्त थोड़ी सी नारेबाजी हुई थी, बिल्कुल आमने सामने की नारेबाजी थी। एक तरफ मुस्लिम पक्ष खड़े थे जो अपने धार्मिक नारे लगा रहे थे और दूसरी ओर से हिंदू पक्ष भी अपने धार्मिक नारे लगा रहे थे। तो माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हुआ था, जिसे देखते हुए जो आसपास के दुकानदार हैं उन्होंने एहतियातन अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। और तस्वीरों में देख रहा होगा कि बिल्कुल तमाम शटर गिरे हुए हैं। और ये जो मौका है, ये जो समय है, इस समय पे इस सड़क पे बिल्कुल भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। दुकानें आमतौर पे खुली रहती हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा जब श्रद्धालु आते हैं तो उनकी दुकानदारी अच्छी होती है। लेकिन इस वक्त सारी दुकानें बंद है और साथ ही साथ बार बार जब पुलिस खदेड़ करके इनको गलियों में वापस भेज रही है तो फिर धीरे धीरे करके वो 2-2, 4-4, 5-5 का गुट बना करके मुख्य मार्ग पे आ जा रहे हैं और मंदिर के आसपास आकर के जमा हो रहे हैं। तो उसे देखते हुए पुलिस तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुस्तैद है और सड़कों के किनारे भी बिल्कुल जो है पुलिस खड़ी है, लेकिन लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं और इकट्ठा होते जा रहे हैं और दुकानें एहतियातन लोगों ने बंद कर रखी है। तो अभिषेक, सर्वे के बाद क्या उम्मीदें हैं? दुकानें वापस होंगी, चहल पहल वैसे ही नजर आएगी? देखिए, जो मुख्य मुद्दा था कि कमीशन की कार्रवाई ना हो पाए, वो तो संभव नहीं हो सका। कमीशन की कार्रवाई अंदर में जारी है, वो वहाँ पे तमाम जो कोर्ट के आदेश है उसके आधार पे वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। बाहर में जो माहौल है, इस चीज को लेकर के बड़ी चर्चा है कि आखिर अंदर में कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, किस हिस्से में फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, क्या नतीजा निकल के आएगा, इसे लेकर के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि ये जो मुद्दा है अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है और धीरे धीरे लोगों के अंदर में भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जी, शुक्रिया अभिषेक झा तमाम जानकारी के लिए। तो एहतियात के तौर पर वहां पर जब दोनों पक्षों के लोग जुट गए तो पुलिस ने एहतियात के तौर पर दुकानें बंद करने का एक तरीके से संकेत भी दिया और लोग खुद ब खुद समझ गए और लोगों ने खुद भी ये दुकानें बंद कर दी हैं। इधर नीतीश कुमार पर दिए बयान के बाद प्रशांत किशोर जेडीयू नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने पीके को पहले राजनीति में अपनी पहचान बनाने की सलाह दी। संजय झा ने कहा कि बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो का जो कॉन्सेप्ट था वो नीतीश कुमार पर ही था और ऐसा तभी हुआ जब नीतीश कुमार ने काम किया। जेडीयू नेता ने कहा कि 2 साल पहले प्रशांत किशोर एक प्रोग्राम लेकर आए थे बिहार की बात, लेकिन कोरोना काल में वो किस तरह से गायब हो गए किसी को पता नहीं चला, लेकिन नीतीश कुमार दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहे। वो देश और दुनिया में लोगों ने देखा है कि 15 साल में नीतीश कुमार ने जमीन पर क्या परिवर्तन किया। उसमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड की और डेटा की भी बात होगी तो सारा डेटा रिकॉर्ड है कि बिहार का जीडीपी ग्रोथ की लो बेस तो था ही ना बिहार का, इसमें कौन ऐसा बात है। क्या था, क्या परिस्थिति थी, एक डिफिकल्ट स्टेट है, कास्ट रिडन सोसाइटी है, एक मुश्किल स्टेट मिला, उसमें जो कुछ नीतीश कुमार जी ने किया वो पब्लिक डोमेन में, और तभी नीतीश कुमार जी के तभी न बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, कहाँ से किया है, काम किए तभी न बाहर आया बिहार में है। और उत्तराखंड की राजनीति की बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट आप में शामिल। ज्योत सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में ज्योत सिंह बिष्ट आप में शामिल हो गए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सदस्यता दिलाई है। ज्योत सिंह बिष्ट के बेटे हेमंत बिष्ट भी आप में शामिल हो गए। बड़ी खबर है ये, क्योंकि लगातार आपको खबरें हम दिखा रहे थे कांग्रेस के
वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने इस्तीफा दे दिया पहले पार्टी से। उसके बाद ये कयास कि आखिर कहां जाएंगे, किसका दामन थामेंगे। और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने और उनके बेटे हेमंत बिष्ट ने आप का दामन थाम लिया है। दिल्ली में ज्योत सिंह बिष्ट आप में शामिल हो चुके हैं और मनीष सिसोदिया ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अब आम आदमी पार्टी के लिए काम करेंगे ज्योत सिंह बिष्ट। अभी तक कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में बितरगात की वजह से इस्तीफा दे दिया और देखिए आज ही इस्तीफा दिया और आज ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में ज्योत सिंह बिष्ट और उनके बेटे हेमंत बिष्ट ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंत्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभय, ज्योत सिंह बिष्ट आप में शामिल हो गए, ये तो शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा। देखो, ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने आज सुबह ही कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यों से अपना इस्तीफा यहाँ पर दिया था। उसके बाद सीधे तौर पर आज ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इस रूप में मान सकते हैं कि अब उनके द्वारा आम आदमी पार्टी का दामन यहाँ पर थाम दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कह सकते हैं कि संगठन की बारीक जानकारी यहाँ पे कह सकते हैं, चाहे पंचायत चुनाव से मिलती हो या फिर संगठन की जो कार्यकर्ताओं की सूची होती है उनको किस प्रकार से काम दिए जाते हैं, उन सब चीजों को लेकर उनका बड़ा अनुभव यहाँ पर रहा था। और अब वो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ आम आदमी पार्टी में यहाँ पर शामिल हो गया। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश सरकार के प्रदेश मोहनिया दिल्ली सरकार के जो डिप्टी मनीष सिसोदिया उन्होंने उन्हें आम आदमी पार्टी में यहाँ पर शामिल कराया है। सबसे बड़ी बात ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को झटका इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो सिर्फ आज से नहीं कई सालों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में रहे और उनको संगठन की जिस प्रकार से बारीक अनुभव है उनका, जिस प्रकार से संगठन के कामकाज का उनका नया अनुभव है, तो कह सकते हैं कांग्रेस को बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभय कैंत्रा तमाम जानकारी के लिए आपका। देवघर प्रखंड के उदयपुरा गांव में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 500 से ज्यादा वोटर हैं, लेकिन 300 से ज्यादा मतदाताओं को 2 किलोमीटर दूर महतो डीह बूथ भेज दिया गया है, जिसमें ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि कई घरों में छोटे बच्चे बुजुर्ग हैं जो कि इतना दूर वोट डालने में असमर्थ है। ग्रामीणों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इनके गांव में पहले की तरह मतदान केंद्र बनाया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो वो पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम लोग यहाँ से बूथ से वोट करके ले गया दूसरे बूथ में, ठीक है, इसीलिए तब सुने कि न हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। जब तक यहाँ पे हम लोग का इस बूथ में न सबका वोटर आएगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि साजिश के तहत किया गया है? ये लोग तो वही बता रहे हैं कि साजिश के तहत। 10 नंबर बूथ से अगले बार जो पंचायती चुनाव हुआ उसमें 366 था, वो काट करके हमारे 10 नंबर बूथ से 9 नंबर बूथ में ले गया है। और दूसरे गांव यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है मिसर जमुआ का, वो ला करके यहाँ दूसरे गांव का वोटर का नाम दे दिया। उसका सुधार किया जाए तब हम लोग इसमें सहमति हैं, और नहीं तो हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। और अब बिहार से खबर है। कोर्ट के निर्देश पर पटना से आई निगरानी की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सहरसा के जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के ठिकानों पर छापा मारा है। जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी पर आय से ज्यादा करीब 1 करोड़ 59 लाख की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 3 घंटे चली कार्रवाई के दौरान छापेमारी टीम ने दर्जनों प्लॉट में निवेश का कागजात जब्त किए हैं। टीम ने इसके साथ करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद किया है। जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22। उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेड छापामारी की जाए। बरामदगी अभी चल रही है, अभी तो जांच अभी चल रहा है, जिसमें दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के कागजात। तो इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर।